नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो परीक्षा है 28 से 29 अक्टूबर को होनी है। अब इसमें बहुत कम समय बचा हुआ है, 18 से 19 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इसमें आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करें, मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करें। दोस्तों आपके इसी रिवीजन की श्रृंखला में आपके साथ सहायक की भूमिका में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हमने एग्ज़ाम बूस्टर के तौर पर एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है, मैराथन वीडियोस है। इसमें लगभग हमने 350 प्लस फैक्ट को कवर किया है सेंटेंस और उसके जो उत्तर के फॉर्म में। ठीक है, यह निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के लिए लाभकारी है और इसे आप बहुत अच्छे से 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके बिना किसी देरी के। धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन की निकासी का सिद्धांत दिया गया था। यह सिद्धांत किस संबंध में है? अंग्रेजों के द्वारा जो औपनिवेशिक समय में भारत से धन लूटकर इंग्लैंड भेजा जा रहा था और उसके प्रतिफल के रूप में भारत को कोई लाभ नहीं मिल रहा था, इसीलिए धन निकासी का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने प्रमाणित किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम शुरू किया था, कहाँ पर किया गया था? तो बंगाल एवं बिहार में। इसके अलावा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में जो है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त को सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल एवं बिहार में, लेकिन इसके साथ उड़ीसा में भी शुरू किया गया था कुछ क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में भी ये शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे आप। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। आप सभी को पता होगा जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। लेकिन आपको ये क्या पता है कि दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश के एक शहर में ऐतिहासिक स्मारक जिसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है, वो कहाँ पर है? तो वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कहाँ पर स्थित है? वो लखनऊ में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा जो है कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे के सवाल को देखते हैं। दोस्तों आपसे यूपी पेट की परीक्षा में भी सवाल इतने हल्के नहीं पूछे जाते हैं, इसमें सवालों की गहराई काफ़ी होती है, इसलिए इसमें जो है महत्वपूर्ण जो सवाल हैं उसमें काफ़ी गहराई से फैक्ट को कवर किया गया है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय रियासतें आधिकारिक तौर पर जो मान्यता प्राप्त हैं कितनी मौजूद थी? तो ये 565। ध्यान रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय जो रियासतें थी वो कितनी थी? तो 565 थी। आपको कई जगह ये 562 भी मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसमें से 559 जो थी वो थी जिन्होंने सम्मिलन कर लिया था भारत में, 3 ने नहीं मिलन किया था, जिनमें से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए शस्त्र निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1878 में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के लिए शस्त्र निषेध अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो 1878 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत जो है भारतीय अपने पास जो है हथियार नहीं रख सकते थे। ठीक है, दिसंबर 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। कब की गई थी? आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि दिसंबर 1885 में की गई थी। और इसमें कितने प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे? तो ये 72 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित हुए थे और ये जो है मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में? A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे, A.O. ह्यूम, इनकी अध्यक्षता में ये गठित की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जो जनगणना हुई थी तो ये 1881 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये 10 वर्षीय जनगणना थी। ठीक है, ये 10 वर्षीय जनगणना थी और पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसमें एक जो सवाल है उसके साथ हम आपको कई सारे फैक्ट भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको उससे जो सवाल पूछे जाएँ वो सारे सवाल आपके सही हो जाएँ। ठीक है, भारत में जो है पहली पूर्ण आधुनिक जो समकालीन जनगणना है वो 1881 में हुई थी। ठीक है,
महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी है? तो मलयालम। ठीक है, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? तो ये मलयालम थी। वर्ष 1910 के में जो है मध्य में विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? तो बस्तर विद्रोह। ठीक है, वर्ष 1910 के मध्य में भारत में विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो बस्तर में हुआ था विद्रोह। 1919 में गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने जो है सत्याग्रह का आह्वान किया था, क्योंकि इसके द्वारा जो है भारतीय जो नागरिक थे, भारतीय व्यक्ति थे, इनके अधिकारों को क्या किया गया था? सीमित किया गया था। और इसमें जो है पुलिस अधिकारों को बढ़ा दिया गया था। इसमें क्या है, पुलिस जो है बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका, जिसका उद्देश्य क्या था? जैसा कि उसने पत्रक में समझाया था, मारना नहीं है बल्कि बहरे को सुनाना है और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो ठीक है, भगत सिंह के साथ कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये डेट, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था, जिसका उद्देश्य क्या था? किसी को मारना नहीं था बल्कि जो ब्रिटिश सरकार को उन्होंने कहा है पहरे को सुनाना था, और ब्रिटिश सरकार जो है वो उनके जो कठोर शोषण के जो कदम थे उनकी याद दिलाना था। ठीक है, कहाँ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था? तो कहाँ की? तो रामगढ़ की। ध्यान रखिएगा, रामगढ़ की जो रानी अवंतीबाई थी लोधी, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कितनी बड़ी सेना खड़ी किया था? 4000 लोगों की सेना खड़ी किया था और उसका नेतृत्व भी किया था, और उस राज्य का जो प्रशासन है उसका अधिकार जो है अपने हाथ में ले लिया था। नागानंद जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हर्षवर्धन है। ठीक है, राजा हर्षवर्धन जो है नागानंद पुस्तक के लेखक हैं। शिलालेख से संबंधित शासक कौन है? तो अशोक। ठीक है, आपको पता है कि अशोक के बहुत सारे शिलालेख अन्य अन्य जगहों से मिलते हैं। कई बार इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा अभिलेख जो है कहाँ पर मिला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, शिलालेख से कौन संबंधित है? अशोक। कर्नाटक संगीत शैली के त्रिमूर्ति कहा जाता है, किसे? कर्नाटक संगीत शैली जो है उसमें त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो एक है त्यागराज, ठीक है, एक है मुथुस्वामी दीक्षितार, और तीसरे हैं श्यामा शास्त्री को। ठीक है, पहला नाम क्या है? त्यागराज का, तीसरा है मुथुस्वामी दीक्षितार, और तीसरा क्या है? श्यामा शास्त्री को। इनको जो है कर्नाटक संगीत शैली का त्रिमूर्ति कहा जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था, कहाँ पर? तो वर्धा बैठक में। ध्यान रखिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, कहाँ पर पारित किया गया था? वर्धा बैठक में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश जाना जाता है किस नाम से? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। आपको सभी को पता है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, और इनका जो पहला उपदेश है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। ठीक है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल को जो है केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, चोल काल में मंदिर के लिए उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? चोल काल में जो है मंदिर के लिए जो भूमि उपहार में दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? तो तिरुना मट्टुकनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा अलग है इसलिए आप देख लीजिएगा इसे, तिरुना मट्टुकनी। ठीक है, गोल गुंबज अवस्थित है कहाँ पर? कर्नाटक के बीजापुर में। ठीक है, आप सभी को पता है गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो कौन है? तो विशाख दत्त हैं। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। दोस्तों जो है हमने इतिहास का जो फाइनल रिवीजन की सीरीज़ जो चलाई थी उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था, टेबल कंटेंट को कवर किया था जिनसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है,
सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। ठीक है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में कौन आया था? तो ये मेगास्थनीज आया था। मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। मुगल कालीन जो है दरबारी वृत्तांत जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? तो ये एक प्रकार के कौन थे? सूफी शिक्षक थे। ठीक है, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में भी आपने सुना होगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1235 ईस्वी में हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्म मंदिर कौन सा है? तो कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। दिलवाड़ा में कितने जैन मंदिर हैं? तो 5 जैन मंदिर हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा दिलवाड़ा को जो जैन मंदिर है कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर हैं उसमें कितने मंदिर हैं? 5 जैन मंदिर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध है किससे? प्रतिहार राजवंश से। ठीक है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस वंश से है? तो प्रतिहार राजवंश से। ठीक है दोस्तों, कई बार जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता होती है वो नहीं पूछी जाती है, उसी से इर्द गिर्द जो अन्य फैक्ट हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको उनको भी कवर कर लेना है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसके खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारदौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? करों में वृद्धि के खिलाफ। ठीक है, गुजरात में आपको ध्यान रखना है, गुजरात में बारदौली सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। कब किया था? तो 1928 में। ठीक है, वहाँ पर जब सरकार ने क्या है करों में वृद्धि किया था तो वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। और इसी आंदोलन में जो है महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, और उन्होंने अपने मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ उनके चरणों में अर्पित किया था। ऐसी बहुत सारी कई सारी इवेंट्स हैं, उनको आप पढ़िएगा बाद में। लेकिन ये सवाल पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के तहत दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ध्यान रखिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में कब की गई थी? तो 1928 में। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, HSRA की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। और ये कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया जो अगस्त में शुरू हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जो महात्मा गांधी ने शुरू करने का फैसला लिया था। ठीक है, ये गांधी जी का तीसरा प्रमुख आंदोलन था। और ये कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ गया था ग्वालियर टैंक से। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के तट किनारे पर स्थित है? तो ये घग्घर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, इसी का नाम दूसरा नाम क्या है? तो ये सरस्वती नदी भी है इसी का नाम। कालीबंगा एक सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्घर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गुप्त काल में विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, गुप्त काल में विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। गंगा की विक्टर के नाम से प्रसिद्ध चोल शासक कौन है? तो राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है, गंगा की विक्टर नाम से प्रसिद्ध चोल शासक कौन है? तो राजेंद्र चोल प्रथम। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। सिक्किम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ। सिक्किम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ भी करता है, नेपाल के साथ भी करता है और ये चाइना के साथ भी करता है तिब्बत के क्षेत्र में। ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल जो कहाँ पर है? तो सहारा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल कहाँ पर है? तो सहारा मरुस्थल में। ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में। ठीक है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत द्वारा कवर किया जाता है? तो
2.4%। आपको यहाँ पर घुमाने के लिए दिया गया है सवाल, आपको इस तरह से याद रखना है। विश्व का जो क्षेत्रफल है, स्थलीय भाग का जो क्षेत्रफल है, उसमें भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.4%। ठीक है। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है। मसाई जनजाति के लोग ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? आपको इतना ध्यान रखना है कि ये पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो ये वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, दूध से। कोलार सोने की खाने कहाँ पर स्थित हैं? तो कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है। कोलार जो कि सोने की खाने हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। दुलहस्ती परियोजना कहाँ, किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। ध्यान रखिएगा, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो ये मीथेन है, ओजोन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले के सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये पशुधन मेला है। ठीक है। आगरा में लगता है मेला, बटेश्वर मेला जो है उत्तर प्रदेश के, और ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है जो पशुधन का मेला है। ठीक। किस ग्रह या उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो कृत्रिम उपग्रह का कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत सारे सवाल आपको उत्तर प्रदेश से भी देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये आगरा में किया जाता है। ठीक है। आपको इससे ध्यान रखना है कि ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में है, तो इसलिए ताज महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? तो आगरा में किया जाता है। फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ छपाई के लिए। ठीक है। फर्रुखाबाद जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथ छपाई के लिए जाना जाता है। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है। भातखंडे संगीत संस्थान जो है विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। एक टेक्टोनिक प्लेट एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच कौन सी प्लेट है? तो फिलीपींस प्लेट। ध्यान रखिएगा, एक टेक्टोनिक जो प्लेट है, एशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट के मध्य कौन सी प्लेट स्थित है? तो ये फिलीपीन प्लेट। भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जलवायु कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जो जलवायु किस प्रकार का है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। 2004-05 में किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो एशिया में। ठीक है। 2004-05 में किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो एशिया महाद्वीप में। आपको पता है कि दुनिया के जो सबसे अधिक जनसंख्या को आवास प्रदान करने वाले देश हैं कौन से हैं? चाइना और भारत, ये दोनों एशिया में ही स्थित हैं। ठीक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। जल क्रांति की आवश्यकता किस फसल की खेती के लिए होती है? तो ये चावल की खेती के लिए। ठीक है। जल क्रांति की आवश्यकता किस फसल की खेती के लिए होती है? तो चावल की खेती के लिए। आपको ध्यान रखना है कि जब चावल को उत्पादित किया जाता है तो इसमें जल बहुत मात्रा में लगता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, लगभग 1 किलो चावल पैदा करने के लिए शुरुआत से अंतिम तक अगर उसकी जल ग्रहण क्षमता को देखा जाए तो लगभग 3500 लीटर वो जल सोखता है, जल की ज़रूरत पड़ती है उसे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.68%। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.68%। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगबो भी कहा जाता है, कहाँ पर? तो तिब्बत में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जो जाति की संख्या 0 है? तो कहाँ पर? तो नागालैंड में। ध्यान रखिएगा,
नागालैंड में अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो 0 है, वहाँ पर कोई अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको ध्यान रखना है, एशिया को यूरोप से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है। वर्ष 2020-21 के दौरान गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। वर्ष 2020-21 के दौरान गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन चीनी का उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र करता है। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपको ये भी ध्यान रखना है, ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर? ओडिशा राज्य में। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर ओडिशा राज्य में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है? तो 59%। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो साक्षरता दर का प्रतिशत है वो कितना है? तो 59%। बरमूडा त्रिकोण से संबंधित महासागर कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर। बरमूडा त्रिकोण का जो संबंध है वो किस महासागर से है? तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर से है। ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो भी जहाज वगैरह जाते हैं वो डूब जाते हैं। ये यहाँ की एक मिस्ट्री है। आप कभी इंटरनेट पर सर्च मारिएगा बरमूडा त्रिकोण को, तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। फुमडिस आइलैंड से संबंधित झील कौन सी है? तो लोकटक। ठीक है। फुमडिस आइलैंड से संबंधित झील कौन सी है? तो लोकटक। जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। ठीक है। जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जलसंधि जो है कौन सी है? तो पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जलसंधि है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये चीज़ आपको समझनी है कि भारत में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति जो हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करते हैं। ठीक। सबसे सूक्ष्मतम कण किस प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है? तो चिकनी मिट्टी में पाया जाता है। मिट्टी का जो है सबसे सूक्ष्मतम कण किस प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है? तो चिकनी मिट्टी में पाया जाता है। हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का। ठीक है। हिमालय पर्वतमाला जो है एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। आगरा के लाल किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कब किया गया था? तो वर्ष 1983 में। ठीक है। आगरा के लाल किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? तो ये 1983 में। पंडित शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो किससे संबंधित हैं ये? कथक से। पंडित शंभू महाराज जो हैं वो एक कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो टोंस। ठीक है। आप सभी को पता है यमुना जो है गंगा के समानांतर बहने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो टोंस नदी है। ध्यान रखिएगा, टोंस नदी। पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। पीर पंजाल रेलवे जो सुरंग है भारत के जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। WHO संगठन की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1948। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। WHO संगठन की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो अप्रैल 1948 में की गई थी। ठीक है। मैराथन दौड़ पूरी होती है कितने किलोमीटर पर? ठीक है। मैराथन जो दौड़ होती है कितने किलोमीटर की होती है? तो 42.195 किलोमीटर। ठीक है। 42.195 किलोमीटर यानी कि 26 मील 385 गज। ठीक है। 26 मील 385 गज। बैकाल झील कहाँ पर अवस्थित है? तो बैकाल झील जो है रूस के साइबेरिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है। रूस के जो साइबेरिया क्षेत्र है उसके दक्षिणी भाग में स्थित है बैकाल झील, और ये आपको पता है कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है और के रूप में जाना जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो पुंचीकल। ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत का ये है दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात। और सबसे बड़ा कौन सा है? पुंचीकल। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के पूर्व ही मानसून वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा। ठीक है।
विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। कपास को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए जो है उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है और पाले से मुक्त, यहाँ पर पाली लिखा हुआ है, पाले से मुक्त और तेज धूप युक्त जो लगभग कितने दिन मिलने चाहिए, तो लगभग 210 दिन मिलने चाहिए इसके लिए। कर्नाटक के होसपेटे में स्थित संयंत्र को स्वदेशी तकनीक प्रयोग करके विकसित किया गया है और वह स्थानीय लौह अयस्क एवं चूना पत्थर का उपयोग करता है। ठीक है, तो कौन सा संयंत्र है ये, तो विजयनगर के क्षेत्र में जो स्थित इस्पात संयंत्र है उसकी बात की जा रही है। कर्नाटक के होसपेटे में स्थित, कहाँ पर, होसपेटे में स्थित वह संयंत्र जो स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया है और वह स्थानीय लौह अयस्क एवं चूना पत्थर का उपयोग करता है। ठीक है, तो विजयनगर इस्पात संयंत्र। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है, तो जर्मनी, ध्यान रखिएगा। राउरकेला स्टील प्लांट जो है भारत और जर्मनी के सहयोग से बना है। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी, तो 1982 में। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति जो है कब से शुरू की गई थी, तो 1982 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1973 में शुरू किया गया था। एक औषधि पौधा हिमालयन यू टेक्सस बाल्चियाना पाया जाता है कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जो टेक्सस बाल्चियाना एक पौधा जो है हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। यह एक प्रकार का औषधीय पौधा है। ठीक है, एक प्रकार का औषधीय पौधा है। यह हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कोठारी किसकी सहायक नदी है, तो कोठारी जो है बनास की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। कोठारी किसकी सहायक नदी है, ये बनास की सहायक नदी है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो भारत और अफगानिस्तान के। ठीक है, डूरंड रेखा जो है किन देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और अफगानिस्तान के। कंचनजंगा को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था, तो जुलाई 2013 में। ठीक है, कंचनजंगा को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था, तो जुलाई 2013 में। थार पारकर नस्ल है किसकी, ध्यान रखिएगा, ये गाय की है। ये कई बार पूछा गया है। थार पारकर जो नस्ल है किसकी है, ये गाय की है। मौर्या का संबंध किससे है, तो आदिवासी से संबंधित है। ठीक है, मौर्या का संबंध किससे है, तो आदिवासी से है। भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून आता है दिसंबर से फरवरी के मध्य। ठीक है, भारत में जो है उत्तर पूर्वी मानसून कब आता है, तो ये दिसंबर से फरवरी के मध्य आता है। पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो झरिया। ठीक है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है कौन सा है, झरिया। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर, ये झारखंड में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किशोर जनसंख्या को समान रूप से किस वर्ग में समाहित किया जाता है, तो ये 10 से 19 वर्ष के बीच का जो आयु वर्ग है उसमें किशोर जनसंख्या को शामिल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा व्यापक परिवार नियोजन शुरू किया गया था कब, तो 1952 में। भारत सरकार द्वारा व्यापक परिवार नियोजन कब शुरू किया गया था, तो 1952 में शुरू किया गया था। छोटा नागपुर पठार लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है कौन से, मुंडारी। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में एक लोक नृत्य किया जाता है और बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का यह लोक नृत्य। तो इस लोक नृत्य का नाम क्या है, तो मुंडारी लोक नृत्य। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है, तो कनाडा के। ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो किसके पास होंगी, वो भारत में केंद्र सरकार के पास होंगी। ध्यान रखिएगा ये बात। ये विचार जो है कहाँ से लिया गया है संविधान में, तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 जो है यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है राज्यों का संघ होगा। 1992 से संसद द्वारा पारित कौन सा संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में है, तो 73वां संविधान संशोधन। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था संसद द्वारा, तो 1992 में पारित किया गया था। ठीक है, अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1992 में पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा पारित किया गया था, तो ये भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था।
कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? तो ये स्थानीय सरकार जो है आम लोगों के सबसे करीब है। ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। यह जो शक्ति है कहाँ पर वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 53 में। ठीक है। संघ की जो कार्यपालिका है राष्ट्रपति में निहित होगी। यह वक्तव्य कहाँ पर लिखा हुआ है? तो उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में यह लिखा हुआ है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित है तो किसमें? तो ये अनुच्छेद 51 में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो विचार है ये कहाँ पर अंकित है? तो अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, वह कौन सा है? तो अनुच्छेद 29। ठीक है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है तो उनके संरक्षण से संबंधित जो है अनुच्छेद 29 है। इसके तहत जो है अल्पसंख्यक अपने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए संस्थान को खोल सकते हैं। ठीक है। अपने जो स्थान जातीय लैंग्वेज है आप उसको पढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों की छूट दी गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? आप सभी को पता है भारतीय संसद का आपने नाम सुना होगा, लेकिन भारतीय संसद में कौन कौन शामिल किया जाता है? तो सबसे पहले लोकसभा शामिल की जाती है और राज्यसभा शामिल की जाती है और राष्ट्रपति, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा राज्यसभा तो आपको पता होगा, हो सकता है कन्फ्यूजन राष्ट्रपति में हो, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाने के बाद ही भारतीय संसद जो है पूर्ण होती है। काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 42 है। ठीक है। काम की न्याय संगत जो दशाएं हैं और प्रसूति की जो सहायता है इसका उल्लेख कहाँ पर किया है? क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में। पंचायत के खातों का अंकेक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 243G। ठीक है। पंचायतों के जो खातों का अंकेक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 243G में। भारत की नागरिकता एक विदेशी अवैध प्रवासी नहीं द्वारा प्राकृतिक रूप से कितने वर्ष तक रहने पर प्राप्त की जा सकती है? तो ये 12 वर्ष। ठीक है। भारत की जो नागरिकता है एक विदेशी द्वारा प्राकृतिक रूप से कितने वर्ष तक रहने पर प्राप्त की जा सकती है? तो ये 12 वर्ष है। वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 360। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय आपात से संबंधित जो है अनुच्छेद कौन सा है? तो 360 है। आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है, तो आपको बताना है एक भी बार नहीं। ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक भी बार आज तक जो है भारत में कभी वित्तीय आपात नहीं लगा है। 1991 में लगने की नौबत आई थी लेकिन लगा नहीं था, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो यह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान का जो 66 है अनुच्छेद वह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 85 जो है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में इस बात का उल्लेख है कि जो संसद का सत्र है उसका सत्रावसान और विघटन से संबंधित जो उल्लेख है अनुच्छेद 85 में किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 442 किससे संबंधित है? गृह अतिचार से। ठीक है। भारतीय जो दंड संहिता है इंडियन पिनल कोड जो है 1860 की, और उसकी धारा 442 जो है किससे संबंधित है? तो ये गृह अतिचार से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 80 है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य राज्यसभा में, कहाँ पर? राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है उसका उल्लेख किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में किया गया है। भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित भाग कौन सा है? तो ये भाग 13 है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में वाणिज्य और व्यापार से संबंधित जो है भाग कौन सा है? तो 13 है। अनुच्छेद कौन सा है? तो ये 300 है। ठीक है, 300। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 किस एक्ट का परिवर्तित रूप है? तो नागरिक अधिनियम 1955 का। ठीक है, नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2019 पारित किया गया था यह किसका परिवर्तित रूप है? तो नागरिक अधिनियम 1955 का। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय। उद्योग नीति प्रस्ताव को अपनाया जाने वाला वर्ष कौन था? तो ये 1956। ठीक है, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है
तो ये द्वितीय क्षेत्र की, ध्यान रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र की जो है यह गतिविधि है जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं। लेकिन जब हम अन्य खदान वगैरह खानों से जो खनिज वगैरह खुदाई करते हैं वो प्राथमिक गतिविधियों में आता है। ठीक है। आयात पर कर किस प्रकार का उदाहरण है? तो व्यापार अवरोधों का, ध्यान रखिएगा, आयात पर जो कर लगाया जाता है वो किसका एक उदाहरण है? व्यापार अवरोधों का। बजट आधिक्य होता है राजस्व व्यय से अधिक। ठीक है, बजट आधिक्य जो होता है राजस्व व्यय से जो है राजस्व की प्राप्तियां अधिक होती हैं इसमें। भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल सूत्र पेश करने का वर्ष कौन सा था? तो 1969। ठीक है, भारत में राज्य के लिए जो योजनाएं थी उनको केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए जो वित्त का आवंटन निर्धारित करने के लिए गाडगिल जो सूत्र पेश किया गया था, कब पेश किया गया था? तो 1969 में। ठीक है, 1976 की औद्योगिक नीति के तहत प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनी को लाइसेंस देने के लिए संपत्ति का होना जरूरी है कितना? 20 लाख की संपत्ति GDFCF होना चाहिए। और GDFCF का जो फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फाइंड कैपिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के को एक बड़ी संख्या में जारी किया गया था, तो किन शासकों के द्वारा? तो सातवाहन शासकों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, शीशे के जो सिक्के हैं किन के द्वारा जारी किए गए थे? सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। तृतीय बौद्ध सभा का जो सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? तो ये मोगलीपुत्तिस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, तृतीय बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। ठीक है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिशेन। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ये हरिशेन है। बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला का शानदार उदाहरण है किसका? भारत का जावा कला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोरोबुदूर जो है विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। ठीक है, और इसकी जो मूर्ति है और मूर्तिकला का जो शानदार उदाहरण है भारत और जावा कला का मिक्सअप रूप है। ठीक है, ये जावा कला कहाँ से संबंधित है? ये इंडोनेशिया से संबंधित है। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, राजस्व का जो सिद्धांत है उसकी प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। यह जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था बलबन के बारे में। 1888 में इलाहाबाद में किस राज्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था? तो दरभंगा के राजा ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है चौथे अधिवेशन को संपन्न करने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था? तो दरभंगा के राजा ने। उलगुलान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये बिरसा मुंडा ने। ठीक है, उलगुलान विद्रोह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा का दूसरा नाम क्या है? धरती बाबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धरती बाबा भी इनका दूसरा नाम है। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्राथमिक रूप से प्रारंभ की गई थी कहाँ पर? मद्रास के क्षेत्र में, तमिलनाडु में स्थित है ये। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी? तो मद्रास के क्षेत्र में शुरू की गई थी। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो अवध में हरदोई और बहराइच के किसान जो हैं एका आपको इतना ध्यान रखना है कि एका आंदोलन जो है किन किन क्षेत्रों में चलाया गया था। अवध के क्षेत्र में अपने उत्तर प्रदेश में ये, हरदोई और बहराइच के क्षेत्रों में ये आंदोलन प्रमुख रूप से चलाया गया था। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। वो जिक्र कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व का। ठीक है, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो गफ्फार खान को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। वो किसका जिक्र कर रहे थे उस समय? तो मान लीजिए कि आप वो कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे। ठीक है, मुख्य खालसा दीवान ने गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था किसको? गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसे
प्राप्त हुई थी? तो महात्मा गांधी को। ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय महात्मा गांधी ने भारत के बहुत सारे लोगों को कहा था कि वो उसमें अंग्रेज़ों का साथ दें और सेनाओं में भर्ती हो जाएं। इसीलिए ब्रिटिश भर्ती का सर्जेंट भी कहा जाता है इन्हें, और यह उपाधि जो है महात्मा गांधी को दी गई थी। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था कब? तो 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूना समझौता जो है कब हुआ था? तो ये 24 सितंबर 1932 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किसने किया है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किसने किया है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु भाषा कौन सी थी? तो पाली भाषा। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिए जाते थे वो किस भाषा में दिए जाते थे? तो पाली भाषा में दिए जाते थे। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप उपनगर की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? तो नगलपुरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नगलपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी, और इन्होंने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप में ये इस नगर की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था? तो फरवरी 1922 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था? तो फरवरी 1922 में। 1946 में भारत में आए जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में, उसमें कितने सदस्य थे? तो वो 3 सदस्य थे। आपको ध्यान रखना है वो कौन कौन से सदस्य थे। तो एक स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और पैथिक लॉरेंस थे। ये 3 लोग थे। ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कल्हड़ ने राज तरंगिणी की पुस्तक कहाँ किसके लिए लिखी थी? तो कश्मीर के राजा पर लिखी थी। ये राज तरंगिणी को जो पुस्तक है किसकी है? तो ये कल्हड़ की है, और ये कश्मीर के राजा पर लिखी गई है। ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कौन सी सदी में बना था? तो 13वीं सदी में बना था। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं सदी में बना था, और ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पाणिनि द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी। ध्यान रखिएगा, पाणिनि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। दोस्तों, आपको बहुत सारी आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कई बार उनको दे करके उनको क्रम के रूप में व्यवस्थित करने के लिए सवाल पूछा जाता है, और इस तरह से सवाल कूट भाषा में दे दिया जाता है तो थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, आप उसको डेट के अनुसार याद करिएगा। हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना जो स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था? तो 1651 में। ठीक है, हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी जो कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो ये 1651 में स्थापित किया गया था, और हुगली नदी के किस क्षेत्र में था? तो ये बंगाल के क्षेत्र में था। ध्यान रखिएगा। कालिदास द्वारा कार्तिकेय के ऊपर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो कुमार संभवम। ठीक है, कालिदास के द्वारा जो है कार्तिकेय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो ये कुमार संभवम। महाराष्ट्र के सतारा में परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1849 में। ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा में परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? तो 1849 में हुई थी। भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सोमवंशी शासकों ने करवाया था। ठीक है, भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सोमवंशी शासकों के द्वारा करवाया गया था। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भगत सिंह। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह की पुस्तक है ये, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 48 के मध्य लड़ा गया था, किनके बीच लड़ा गया था आपको ये बताना है। तो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कब हुआ था? आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1746 से 48 के मध्य हुआ था, और ये फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य यह युद्ध जो है लड़ा गया था। गंगा के मैदानों एवं दक्कन पठार को विभाजित करने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, पूगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग
आते हैं किसमें, मध्य गंगा के मैदान में। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो भाग है वो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में काउंट किया जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, कपासी में, काली कपास या रेगुर मिट्टी। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा जा गया है। तो काली मिट्टी के अन्य नाम क्या हैं, तो काली कपास या रेगुर मिट्टी। 2020 में जो भारत में सर्वाधिक फसलें उत्पादित हुई थी उसमें चावल का जो है प्रतिशत वो सबसे अधिक था, सबसे अधिक चावल उत्पादित किया गया था। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है, तो ये लक्षद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये लक्षद्वीप में अवस्थित है। भारत का क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है, तो ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो रसेल कार्सन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम क्या है, साइलेंट स्प्रिंग। और इसके लेखक कौन है, तो ये रसेल कार्सन। मुर्रा नस्ल है किसकी, तो ये भैंस की नस्ल है। ठीक है, मुर्रा नस्ल किसकी है, तो ये भैंस की नस्ल है। अंकलेश्वर स्थित है कहाँ पर, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। नेमरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नेमरी टाइगर रिजर्व जो है असम में स्थित है। ठीक है, नेमरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के असम में स्थित है। कोडरमा जो प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, अभ्रक के लिए, ध्यान रखिएगा। कोडरमा जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक उत्पादन के लिए। तांबा अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, तो राजस्थान। ठीक है, तांबा अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में। सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये चंडीगढ़ है। ठीक है, ध्यान रखें, सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। सोमेश्वर श्रेणी इस पर्वत श्रेणी का भाग है, शिवालिक श्रेणी का। ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी का भाग है। नेपाल से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो राप्ती नदी है। ठीक है, नेपाल से निकलने वाली जो नदी है वो राप्ती नदी है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या पूछा गया है, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, और इंग्लिश में द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। काली मिट्टी का सर्वाधिक प्रधानता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये दक्कन का क्षेत्र है। दक्कन का पठारी क्षेत्र जो है इसमें काली मिट्टी का सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है। माजुली द्वीप किस नदी पर अवस्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है, असम के क्षेत्र में। ठीक है, माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम के क्षेत्र में अवस्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 22 सितंबर 1974 को। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 22 सितंबर 1974 को। विश्व में सर्वाधिक इथेनॉल का उत्पादन, इथेनॉल का ध्यान रखिएगा, इथेनॉल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। विश्व में सर्वाधिक इथेनॉल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में मुंबई में हुई थी। अलकप नृत्य झारखंड के अलावा किस राज्य का नृत्य है, ये पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अलकप नृत्य जो है झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल का राज्य नृत्य है। चुनार की जो गुफाएं हैं कहाँ पर अवस्थित हैं, तो ये अवस्थित हैं बाराटग आइसलैंड। ठीक है, अंडमान निकोबार। चुनार पत्थर की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, बाराटग आइसलैंड। ये किसका क्षेत्र है, तो अंडमान और निकोबार का क्षेत्र है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप सभी को पता है ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। गंगा दो नदियों के आपस में मिलने से बनती है, वो नदियाँ कौन सी हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ध्यान रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान के बाद जो एक मुख्य नदी बहती है उसी को गंगा नाम दिया जाता है। 1970 में रेणी गांव उत्तराखंड में आंदोलन हुआ था, कौन सा, चिपको आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन कब हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है कि 1970 में हुआ था, और ये रेणी गांव में हुआ था उत्तराखंड के चिपको आंदोलन। और सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं इसी आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे। अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है, तो विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी से। ठीक है, अनुच्छेद 182 जो है विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी से संबंधित है।
राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये 352, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 352 है। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में संसदीय जो व्यवस्था है उसको कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 में किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है कब? 1976 में, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया है? तो 1976 में। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष, ठीक है। लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध वर्णित है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में, ध्यान रखिएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 15 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 25 से 28 में, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आपको पता होना चाहिए, तो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है अनुच्छेद 154 के अनुसार, ठीक है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना पाना चाहिए? तो 1/10 सीट, ठीक है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए विपक्षी दल को कम से कम 1/10 सीटें जो हैं प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी उसे विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त होता है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर से। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो ये महान्यायवादी से, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो महान्यायवादी से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो अनुच्छेद 129 में, ठीक है। अनुच्छेद 129 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में है। अभिलेखीय न्यायालय का क्या मतलब है? अब की अभिलेखीय न्यायालय का मतलब यह है कि जैसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं उनको एक अभिलेख के तौर पर अन्य उच्च न्यायालयों के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है और उसी आधार पर निर्णयों को दिया जाता है, ठीक है। उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संशोधित मूल्यवर्धित कर जो है मॉड वैट किससे संबंधित है? तो उत्पाद कर से, ठीक है। संशोधित मूल्यवर्धित जो कर है ये उत्पाद कर से संबंधित है। भारत विश्व व्यापार संगठन में कब सम्मिलित हुआ था? तो 1995 में, ठीक है। भारत जो है विश्व व्यापार संगठन में कब सम्मिलित हुआ था? तो 1995 सम्मिलित हुआ था में। नेफेड एक सहकारी संगठन है, ध्यान रखिएगा। नेफेड जो है ये एक सहकारी संगठन है। आय की असमानता जो मापी जाती है किसके द्वारा मापी जाती है? गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा, ठीक है। आय की जो असमानता है किसके द्वारा मापी जाती है? अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत है, गिनी लॉरेंज का जो अनुपात है उसके द्वारा आय की असमानता को मापा जाता है। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये C.T. कुरियन के द्वारा लिखी गई है। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? C.T. कुरियन के द्वारा लिखी गई है। वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी उसको कवर कर लिया है। इस मैराथन वीडियोज़ में हमने कम से कम 350 जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी थे और विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, उनको हमने कवर करने का प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए और हमारा प्रयास पसंद आए तो आप दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका यह छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का कारण बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।